Hello, dear viewers. Welcome to my YouTube channel. And if you are a literature student, then I hope you are all aware that how important is this topic, Grimm's Law. So let's start the video. Grimm's Law, which was propounded in 1822. Jacob Grimm, whose full name was Jacob Ludwig कार्ल ग्रिम वॉज अ जर्मन फिलोलॉजिस्ट। वो एक जर्मन फिलोलॉजिस्ट या लिंग्विस्ट थे, जिसको हम भाषाविद कहते हैं हिंदी में। जूरिस्ट भी थे, एक जज भी थे, एंड फॉकलोरिस्ट मतलब जो लोक साहित्य का अध्ययन करते हैं। ही इज नोन एज द प्रपाउंडर ऑफ ग्रिम्स लॉ। वो ग्रिम्स लॉ के प्रपाउंडर के तौर पर जाने जाते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 4 जनवरी 1785, 4 जनवरी 1785 में उनका जन्म हुआ, एंड डाइड ऑन 20 सितंबर 1863, और 20 सितंबर 1863 में उनकी मृत्यु हुई। ही इज द को ऑथर ऑफ डॉइट्स वाटर बुक्स, DWB, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, ए जर्मन डिक्शनरी, जो कि एक जर्मन डिक्शनरी है। ही इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ डॉइट्स मिथोलॉजी, वो डाइट्स मिथोलॉजी के भी ऑथर हैं, एंड द एडिटर ऑफ ग्रिम्स फेरी टेल्स, और ग्रिम्स फेरी टेल्स के एडिटर भी रहे हैं। हिज फादर फिलिप ग्रिम, उनके पिताजी फिलिप ग्रिम जो थे एक लॉयर थे, डाइड व्हेन जैकब वॉज ओनली अ चाइल्ड, जब वो काफ़ी छोटे थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। द इनकम ऑफ हिज मदर वॉज वेरी स्मॉल, उनकी माँ की आमदनी बहुत ही कम थी। हिज आंट सपोर्टेड हिज फैमिली, उसकी बुआ ने उसके फैमिली को सपोर्ट करा, एंड एजुकेटेड, और पढ़ाया लिखाया भी ग्रिम को। ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय द लेक्चर ऑफ फ्रेडरिक कार्ल, वो फ्रेडरिक कार्ल के लेक्चर से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। जैकब ग्रिम वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशोलॉजिकल स्टडीज, वो सोशोलॉजी को भी स्टडी करने में इंटरेस्ट रखते थे। ही इज रिमेंबर्ड मेनली फॉर हिज स्टडीज ऑफ द साउंड शिफ्ट, वो साउंड शिफ्ट के स्टडी के लिए जाने जाते हैं या याद किए जाते हैं, विच टुक प्लेस समटाइम्स वेरी अर्ली इन द हिस्ट्री ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। और ये जो साउंड शिफ्ट टेक प्लेस करा था, जो हुआ था, घटित हुआ था, या कह सकते हैं कि जो चेंजेस हुए थे, ये हुए थे इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में, जिसमें कि 12-13 टोटल लैंग्वेजेस आती हैं। ही डिस्क्राइब्ड दीज साउंड शिफ्ट्स इन टर्म्स ऑफ, उन्होंने इन साउंड शिफ्ट्स को एक कॉन्सोनेंटल चेंजेस के लॉ के तौर पर दिखाया। ही टोल्ड दैट दीज चेंजेस वर सो रेगुलर, उन्होंने यह भी कहा कि ये चेंजेस इतने ज़्यादा रेगुलर थे दैट दे कुड बी डिस्क्राइब्ड विद द एक्यूरेसी ऑफ अ साइंटिफिक लॉ, कि उन्हें एक साइंटिफिक लॉ की तरह भी डिस्क्राइब किया जा सकता था। There were so many laws, but this was the first law to be established in philology. फिलोलॉजी यानी भाषा के अध्ययन के क्षेत्र में ये पहला ऐसा लॉ था, यही कारण है कि इसे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। सो इन द ऑनर ऑफ हिज नेम, इसीलिए उनके नाम के सम्मान में द लॉ वॉज कॉल्ड ग्रिम्स लॉ, इस लॉ का नाम ग्रिम्स लॉ रखा गया। द लॉ कैन बी रिटन एज, इस लॉ को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। अब चूंकि ये इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से बिलोंग करता है, और इसमें हम जानते हैं कि 2 तरह के लैंग्वेजेस आते हैं, एक जो कि जर्मेनिक नहीं थे और दूसरा जो कि जर्मेनिक था। ठीक है, तो इसमें 3 तरह के चेंजेस टेक प्लेस करे थे, उनको हम देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यही 3 हिस्सा है ग्रिम्स लॉ का। यदि आप इसे समझते हैं, याद रखते हैं, तो आपको एक्सप्लेनेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। आप कुछ चीज़ें यहाँ पर नोटिस करेंगे, जैसे कि हमने हर जो लेटर्स लिखे हैं उसको दोनों तरफ लकीर से लिखा है, आप इस तरह से, तो आप इस लकीर से शायद फैमिलियर हों, क्योंकि फोनेटिक्स जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हम साउंड को कुछ इसी तरह से ही दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम साउंड की बात कर रहे हैं, ना कि इन लेटर्स की। ठीक है, तो हम इसको भ पढ़ेंगे तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर कहा जा रहा है कि भ जो है बिकम्स, यहां पर आप इस एरो पर आप बिकम्स लिख सकते हैं, भ बिकम्स ब, ढ बिकम्स ड, एंड घ बिकम्स ग।
यानी ये भ ढ और घ बदल जाते हैं ब ड और ग में। दूसरे पार्ट में दिखाया गया है कि वही ब ड और ग बदल जाते हैं प ट और क में, और फाइनली वही तीनों प ट और क बदल जाते हैं फ थ और ह में। अब यदि आपको ये स्ट्रेंज साउंड कर रहा है, स्ट्रेंज लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आप इसे संस्कृत से रिलेट करके समझ सकते हैं। कैसे? तो जैसे बी एच भ शब्द इंग्लिश में, अब इंग्लिश जर्मेनिक लैंग्वेज है, आपको पता होना चाहिए इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज, तो और संस्कृत है नॉन जर्मेनिक लैंग्वेज। तो भ्रातृ जैसे ही एक संस्कृत में शब्द होता है वो ब्रदर बन जाता है हमारा इंग्लिश में, तो भ देख सकते हैं ब में बदल रहा है। सिमिलरली हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स ले रहे हैं जो कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। फिर पितृ, जैसे संस्कृत में पितृ होता है वो अंग्रेजी में फादर बन जाता है, ठीक है, या लैटिन में भी वो पैटर होता है और ये इंग्लिश में फादर बन जाता है। तो ये कुछ चेंजेस को इन्होंने ऑब्जर्व करा, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। दिस शिफ्ट में यहां पर एच हो जाएगा। दिस शिफ्ट ऑफ साउंड में बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन अ सर्कुलर डायग्राम। इस शिफ्ट को हम एक सर्कुलर डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। हमने उसी चीज को यहां पर दिखाया है, देख सकते हैं आप लोग कि भ ढ और घ को हमने यहां पर दिखाया कि ये चेंज हो जाता है ब ड और ग में। आप इससे क्या होता है कि आपके आंसर्स भी लेंदी लगते हैं और अट्रैक्टिव भी लगते हैं, ठीक है। वही ब ड ग वापिस प ट क में एंड प ट क बदल जाता है फ थ ह में। अब ये इधर एरो हमने इसीलिए नहीं दिया क्योंकि ये चेंज वापस नहीं होते हैं, तो हमने एक सर्कुलर डायग्राम इसका दिखाया। हमने लिख दिया है नीचे कि ये एक सर्कुलर डायग्राम ऑफ साउंड शिफ्ट्स है, ग्रिम्स लॉ से जो रिलेटेड है। अब इसको समझते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। समझ ही रहे, हम लिख देना आसान नहीं होता। अब चूंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो इसमें हमें लिखना भी होगा। पहला हमने पहले पार्ट को समझाया है कि एस्पैरेटेड वॉइस प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स, जो एस्पैरेटेड वॉइस प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स थे वो क्या हो गए, बिकेम नॉन एस्पैरेटेड। यानी जैसे देखिए भ आप बोलेंगे ना, थोड़ा सा फोर्स पड़ता है, भ प्लोजिव कहा गया, इसीलिए इसको लगता है मानो एक्सप्लोजन हो रहा हो। आप कभी माइक्रोफोन में भ बोलकर देखिएगा, एक साउंड में जो है ना एक अजीब सा गूंज होता है, नहीं इको करता है वो। तो भ साउंड जो है, यानी जो कि हम जिसको हम एस्पैरेटेड वॉइस प्लोजिव कॉन्सोनेंट कहा हमने, वो नॉन एस्पैरेटेड वॉइस प्लोजिव कॉन्सोनेंट ब बन जाता है, ठीक है। दिस चेंज वाज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ वर्ड एंटर्ड टू जर्मेनिक फ्रॉम नॉन जर्मेनिक, यानी जब कोई वर्ड जर्मेनिक से नॉन जर्मेनिक में मूव करता था, शिफ्ट करता था, ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। और ध्यान रहे कि ये इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस पर ही लागू होता है। दिस ओनली अप्लाइज, ओके। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिया है कि नॉन जर्मैनिक संस्कृत वर्ड भ्रातृ बिकेम ब्रदर इन जर्मैनिक। सिमिलरली भैरो बिकम बियर, धेमी बिकेम डू, घंस बिकेम गूज। अब दूसरे को समझते हैं, वही जो नॉन एस्पैरेटेड या अनएस्पैरेटेड वॉइस प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स थे वो क्या हो गए, अब अनएस्पैरेटेड अनवॉइस्ड हो गए, यानी वॉइसलेस भी जिसको कहा जा सकता है। अब देखिए ब की तुलना में प पे ज्यादा जोर नहीं है, हालांकि दोनों ही ओष्ठ से उच्चारण किए जाते हैं लिप की मदद से, बट इसमें थोड़ा सा कम है, इसीलिए अनवॉइस्ड या वॉइसलेस कहा गया है इसको। इसमें एग्जाम्पल्स आप समझ लीजिए, उसी तरह से आप लिख लेंगे, जैसे कि बरसा बन जाता है पर्स, डिकेड बन गया 10, डजन बन गया 12, जेनू या एक्चुअली इसको हम गेनू कह सकते हैं, गेनू बन गया नी, गेनोज हो गया किन। तो ये सब चेंजेस थे ग क में बदलने के। अब बात करते हैं तीसरा पार्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनएस्पैरेटेड अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स क्या बन गए, फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स हो गए जर्मेनिक लैंग्वेज में। फ्रिकेटिव मतलब जब बोलते वक्त हवा निकले, जैसे फ थ और ह तीनों बोलिए, देखिए तो अंदर से हवा निकल रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट कहा गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें देख ही सकते हैं पैटर हो गया फादर, ट्रेस हो गया थ्री और कॉर्नू हो गया हॉर्न। कंक्लूजन की बात कर लें तो फॉर डिकेड्स ग्रिम्स लॉ वाज इन लिंग्विस्टिक सर्कल्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं सर्कुलेट करा। इट वॉज वाइडली एक्लेम्ड एज अ फिलोलॉजिकल फाइंडिंग। इसको एक भाषा की बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही थी, भाषा के अध्ययन की।
ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जिसका बहुत ही ज़्यादा महत्व था. देयर वर अ नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर विच दिस लॉ वॉज एप्लीकेबल. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जिसके लिए ये लॉ एप्लीकेबल था. बट देयर वॉज नो एक्सप्लेनेशन दैट वाई दिस लॉ वॉज नॉट एप्लीकेबल इन सर्टन केसेस. लेकिन कई ऐसे भी केसेस थे, आप अपने साइंटिफिक लॉ को भी देखा है अक्सर फेल होते हुए, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था. तो यानी कुछ खास सिचुएशंस में ये नहीं थे एप्लीकेबल. एप्लीकेबल में आई थिंक डबल पी होना चाहिए. आई थिंक क्या होगा ही डबल पी हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रहे. ठीक है. देयरफॉर दिस प्रेडिक्शन डिडंट वर्क फॉर ऑल द केसेस. सारे केसेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था. फॉर एग्जाम्पल द नॉन जर्मेनिक वर्ड पिता बिकेम फादर इन जर्मेनिक लैंग्वेज. ठीक है, ये बहुत बढ़िया. द यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, हियर वी सी दैट प तो चेंज कर गया, लेकिन ट जो है चेंज नहीं करा. क्योंकि हम रूल पढ़े थे कि ट भी चेंज हो जाता है थ में, नहीं, जो कि नहीं हुआ. एज प्रिडिक्टेड बाय ग्रिम, जैसा कि ग्रिम ने प्रिडिक्ट किया, अनुमान लगाया. अकॉर्डिंग टू द लॉ इट वुड हैव बिकम थ हो जाना चाहिए था, बट इट चेंजेस इनटू द, लेकिन ये द में बदल जाता है, फादर होता है, फाथर थोड़ी होता है. देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स विच शो दैट, जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो हमें दिखाते हैं कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल केसेस, कि ये सारे केसेस में एप्लीकेबल नहीं है. बट इट हैज इट्स ऑन इंपॉर्टेंस, OWN हो जाएगा, यानी इसका एक अपना महत्व है. दस दिस लॉ मेड फिलोलॉजिकल स्टडीज क्वाइट इजी, यानी इसने फिलोलॉजिकल स्टडी को काफ़ी इजी बनाया. अब आप यदि ग्रिम्स लॉ अच्छे से समझ गए हैं तो वर्नर्स लॉ भी आपको समझ में आ जाएगी. हम प्रयास करेंगे कि उस पर भी एक वीडियो जल्दी ही अपलोड करें. यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू वंस अगेन.